भारत के क्रिमिनल इतिहास में कुछ ऐसे केस हैं जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। आज हम एक ऐसे ही शायद सबसे खौफनाक मामलों में से एक निठारी हत्याकांड की परतें खोलेंगे। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई एक पते से, D5 निठारी गांव नोएडा। ये एक आम सा दिखने वाला पता था जो बहुत जल्द पूरे देश में दहशत का दूसरा नाम बनने वाला था। 19 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन बदनसीब पीड़ितों की संख्या है जिनके अवशेष बरामद हुए। 19 जाने, और इनमें से ज्यादातर तो बच्चे थे। तो सवाल ये है कि 26 दिसंबर 2006 को आखिर ऐसा क्या हुआ? उस दिन उस घर में ऐसा क्या मिला जिसने देश को हिलाकर रख दिया? कहानी का पहला हिस्सा एक खोज से शुरू होता है। पुलिस एक लापता लड़की को ढूंढते ढूंढते घर D5 के पीछे वाले नाले तक पहुंची, और वहां उन्हें जो मिला उसने सच में सबके होश उड़ा दिए। देखिए, नाले से जो मिला वो सिर्फ फॉरेंसिक सबूत नहीं थे। वो इंसानी खोपड़ियां, बच्चों के कपड़े, स्कूल बैग, खिलौने और चप्पलें, ये सब किसी की जिंदगी के आखिरी निशान थे। ये हमें बताता है कि ये त्रासदी कितनी दर्दनाक थे। लेकिन ये जो भयानक खोज हुई वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये तो पिछले 2 साल से चल रहे एक डर का नतीजा था। 2 साल जब निठारी से बच्चे एक एक करके गायब हो रहे थे और किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। जैसा कि हम देख सकते हैं, 2005 से ही एक पैटर्न बन रहा था। बच्चे गायब हो रहे थे, उनके माँ बाप बार बार पुलिस के पास जा रहे थे, लेकिन कोई भी इन गुमशुदगियों को एक साथ जोड़कर नहीं देख रहा था। लापरवाही जारी थी। बच्चे तो खुद ही भाग गए होंगे। सोचिए, ये वो जवाब था जो उन बेबस माँ बाप को मिलता था जो अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। इसी एक लाइन वाली जवाब ने इस त्रासदी को इतना बड़ा बनने दिया। उनकी आवाज को सुना ही नहीं गया। तो अब कहानी हमें उस घर D5 के अंदर ले जाती है जहां 2 लोग रहते थे, एक मालिक और एक नौकर। कौन थे ये 2 लोग? इस केस के सेंटर में 2 बिल्कुल अलग दुनिया के लोग थे। एक तरफ मोनिंदर सिंह पंधेर, एक अमीर बिजनेसमैन, घर का मालिक, और दूसरी तरफ सुरेंद्र कोली, उसका घरेलू नौकर। ये अमीर गरीब का फासला भी इस केस का एक बहुत अहम पहलू बना। जब ये साफ हो गया कि लोकल पुलिस से कुछ नहीं हो रहा, तो केस CBI को दिया गया। और जब CBI ने जांच शुरू की तो उस खौफ के घर के अंदर की एक बेहद ही भयानक तस्वीर सामने आने लगी। CBI की जांच में एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका सामने आया। बच्चों को बहला फुसला कर घर में लाना, फिर उनकी हत्या करना और सबूत मिटाने के लिए उनके शवों के टुकड़े करके नाले में फेंक देना। और ये सब कुछ उसी घर की 4 दीवारी के अंदर हो रहा था। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं। घर के अंदर मिले सबूतों ने इस पूरी थ्योरी पर मुहर लगा दी। खून के धब्बे, तेज धार वाले हथियार, कटी हुई हड्डियां और हाँ, पीड़ितों के कपड़े, सब कुछ वहीं से मिला। अब ये केस पहले ही इतना भयानक था, लेकिन मीडिया में नरभक्षण यानी कैनिबलिज्म की खबरें भी फैलने लगीं। हालांकि CBI ने बाद में साफ किया कि इन सनसनीखेज दावों का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला। लेकिन अपराध का पता चलना कहानी का अंत नहीं था। असल में यहाँ से तो न्याय के लिए एक लंबी, बहुत ही उलझी हुई लड़ाई की शुरुआत हुई, जिसने हमारी पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। इंसाफ का रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं था। सुरेंद्र कोली को तो कई मामलों में मौत की सजा हुई जो कि बरकरार रही, लेकिन मोनिंदर पंढेर के केस में बहुत उतार चढ़ाव आए। कभी सजा हुई, कभी वो बरी हुआ, फिर दूसरे केस में दोषी ठहराया गया। ये कानूनी लड़ाई दशकों तक चलती रही। निठारी का कसाई, हॉरर हाउस, ऐसी हेडलाइंस ने इस मामले को हर घर तक पहुंचा दिया। मीडिया ने इसे एक लोकल क्राइम से एक राष्ट्रीय गुस्से का मुद्दा बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। निठारी केस ने एक बहुत ही बड़ा और चुपता हुआ सवाल खड़ा किया। पुलिस की जवाबदेही का क्या? जब माँ बाप चीख चीख कर मदद मांग रहे थे तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई? ये सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक थी। हाँ, इस भयानक त्रासदी के बाद कुछ अच्छे बदलाव भी हुए। इसने एक वेकअप कॉल की तरह काम किया। बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून सख्त हुए, गुमशुदगी की रिपोर्ट को गंभीरता से लेने के लिए नए नियम बने और पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल उठने लगे। और आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं जो आज भी परेशान करता है। क्या इस पूरी त्रासदी को रोका जा सकता था? ये सवाल हमें हमेशा याद दिलाता है कि समाज के सबसे कमजोर लोगों की आवाज को अनसुना करने की कीमत कितनी भयानक हो सकती है।